गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने देखा कि मैग्नेटिक का भी कंसेप्ट लगभग वैसा ही कुछ है जैसा इलेक्ट्रोस्टैट का, और इस संदर्भ में हमने मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेट को डाला तो टॉर्क एक्सपीरियंस किया mv sin थीटा। mv sin थीटा वेक्टर क्वांटिटी, चूँकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो m क्रॉस b, और इसके डायरेक्शन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो इस रूल को अप्लाई करके हम मैग्नेटिक टॉर्क का मान निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल से। चलिए, तो हमने यह देखा कि अगर किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वास्तव में मैक्सिमम टॉर्क लगता है जब यह परपेंडिकुलर होता है तब, और वास्तव में यह टॉर्क क्या किस लिए लगता है? तो टॉर्क लगता है इसको पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए, मतलब जिस डायरेक्शन में फील्ड है उस डायरेक्शन में हमारे मैग्नेटिक मोमेंट को लाने के लिए टॉर्क लगता है। तो जाहिर बात है यह टॉर्क जो होगा वह जो काम करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट काम करेगा। तो निश्चित रूप से हमको पता है कि जब कोई वर्क होगा तो वह एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, और उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का परिभाषा है वर्क डन का मतलब दुनिया में जितना काम होता है, हमने 11th में कंसेप्ट पढ़ा कि दुनिया में जो भी काम होता है वह एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो और उस एनर्जी को स्टोर एनर्जी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो किए गए कार्य तो dw मतलब वर्क डन, और हम लोग जानते हैं कि वर्क डन का परिभाषा है टॉर्क इंटू डी थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का परिभाषा यहाँ के दृष्टिकोण से हो जाएगा टॉर्क इंटू डी थीटा। चूँकि यहाँ पर हम जानते हैं कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेट को रखेंगे तो उसके पोल पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं। इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं तो अगर नेट फोर्स ऑन द मैग्नेट निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। अब लेकिन 0 तो आएगा, लेकिन उसका जो दोनों फोर्स के लगने का स्थान है या लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, वो क्या है? अलग अलग है। और अलग अलग होने के कारण, लाइन ऑफ एक्शन के अलग अलग होने के कारण वो कपल का निर्माण करता है, और उस कपल को हम लोग कहते हैं, कपल का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी पे इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन अगर अलग हो तो जाहिर बात है उसमें रोटेशन का गुण आएगा, और रोटेशन का जो इफेक्ट है जिसको हम लोग टर्निंग इफेक्ट है उसको हम डिफाइन करते हैं मोमेंट। तो रोटेशन में मतलब जो मैकेनिक्स में जो काम फोर्स करता है वही काम रोटेशन में टॉर्क करता है। तो मोमेंट ऑफ कपल को जब हमने डिफाइन किया तो प्राप्त किया mv sin थीटा, जिसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो mv sin थीटा, अब यह जो mv sin थीटा वर्क करेगा तो वर्क होगा, और दुनिया में जब भी काम होगा वह एनर्जी बनेगा, और एनर्जी जो स्टोर होता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का परिभाषा होता है dw वर्क डन। तो वर्क डन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वर्क डन का परिभाषा होता है टॉर्क इंटू डी थीटा। वर्क डन का परिभाषा मैकेनिक्स में होता है F डॉट एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। और जब हम लोग यही बात करते हैं यहाँ पर रोटेशन में, तो रोटेशन में होता है टॉर्क इंटू डी थीटा। तो जो काम वहाँ पर फोर्स करता है मैकेनिक्स में वही काम रोटेशन में टॉर्क करता है, जो काम वहाँ डिस्प्लेसमेंट करता है वही काम रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, जो कि हम 11th में बहुत बढ़िया से जान चुके हैं। तो उस हिसाब से यहाँ हो जाएगा टॉर्क डी थीटा। वर्क डन मतलब फोर्स काम कर रहा है टॉर्क की तरह, और इसी तरह से कुछ हद तक मिलता जुलता कंसेप्ट है। तो टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क का मान आप जानते हैं, टॉर्क का मान होता है mv sin थीटा, हो जाएगा डी थीटा। m यहाँ कांस्टेंट है, b यहाँ कांस्टेंट है, तो हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का मान होगा sin थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन,
और आपको पता है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। अब अलग अलग एंगल के लिए θ1 से लेके θ2 के लिए, 0 से लेके 90 के लिए, 90 से लेके 180 के लिए हम लोग इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम अभी जनरल में चल रहे हैं तो डब्ल्यू यू बराबर हो जाएगा एम बी, माइनस आ जाएगा तो यू बराबर हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। अब वहाँ पे हम लोग एंगल को खास बना ले, क्योंकि यहाँ पर एंगल ही वेरिएबल है, एंगल का इंटीग्रेशन है। क्योंकि 2 नंबर में बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो फिगर बना लेंगे, आराम से हम लोग इसको डिराइव कर लेंगे। अब सवाल है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा वर्क डन का इक्वेशन क्या होता है। तो वर्क डन का इक्वेशन यहाँ पर अगर हम लोग निकालें तो वर्क डन कितना मैक्सिमम होगा, π/2। तो 0 से π/2 के लिए यहाँ इंटीग्रेशन में हम लोग लगा लेंगे 0 से π/2, हमारा रिजल्ट आ जाएगा एम बी कॉस 90 का मान होता है 0, और वहाँ पे आ जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। अगर 0 से हम लोग लेंगे वहाँ पर तो हो जाएगा एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। अगर वर्क डन पूछे तो वर्क डन हो जाएगा एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। जनरल केस में वर्क डन भी होगा माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा ही होगा। और इसमें हो जाएगा, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में कभी कभी माइनस कॉस थीटा के बदला में दे देता है 1, तो वहाँ पे 0 डिग्री से रोटेशन में ले लेता है, तो 0 डिग्री से लेगा तो cos 0 का मान हो जाएगा 1। तो इस दृष्टिकोण से हो जाएगा एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा वर्क डन एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी का मान हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का मान हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। माइनस एम बी कॉस थीटा अगर हम लोग बात करें तो यू बराबर आ गया माइनस एम बी कॉस थीटा। चूंकि पोटेंशियल एनर्जी या यूं कहिए एनर्जी स्केलर है, पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी क्या होगा, स्केलर ही होगा। अगर हम लोग बात करें कि थीटा अगर 0, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री हो मतलब क्या, एम इज पैरेलल टू बी, मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड की, तो यू बराबर होगा माइनस एम बी कॉस 0। कॉस 0 का मान हो जाता है 1, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा माइनस एम बी। पोटेंशियल एनर्जी का मान हो जाएगा माइनस एम बी। और यह जो होगा वह मिनिमम होगा, इसको हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मिनिमम होगा, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि पदार्थ का वह स्थिति जहाँ से अगर उसको डिस्प्लेस किया जाए पुनः वह वापस आने की उसमें प्रवृत्ति हो तो वह कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो वास्तव में टॉर्क लग ही क्यों रहा था, तो टॉर्क इसीलिए लग रहा था ताकि उसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लग जाए। तो अगर यह इस डायरेक्शन में आ गया तो फिर इस पर टॉर्क नहीं लगेगा, मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेगा। तो यह सिचुएशन कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस एम बी। दूसरा सिचुएशन हम लोग ले, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब एम जो है वह परपेंडिकुलर हो जाए किसके, बी के, तो यू बराबर क्या होगा माइनस एम बी कॉस 90। कॉस 90 का मान आप जानते हैं 0, रिजल्ट हो जाएगा 0। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। तो जिस समय यह परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो उस समय क्या होगा, यह 0 हो जाएगा। और तीसरा सिचुएशन हम लोग लें, थीटा बराबर 180 डिग्री मतलब पाई,
उस सिचुएशन में m जो होगा वह एंटी पैरेलल b के होगा। तो हमारा सिचुएशन हो जाएगा -mb cos 180, और 180 का मान या पाई का मान होता है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम। तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी का जो मान होगा वह हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम जो होगा, तो ये सिचुएशन जो होगा वो सबसे ज़्यादा किसी भी पदार्थ में सबसे मैक्सिमम पोजीशन पर जाने के बाद उससे आगे बढ़ने की काबिलियत, मतलब कैपेसिटी या के प्रवृत्ति उसमें नहीं होती है, तो वापस आना शुरू, तो ये कहलाता है दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम 180 डिग्री। तो प्रत्येक पदार्थ में यह गुण होता है कि वो अपने मैक्सिमम में पहुंचने के बाद फिर वह वापस, मतलब उसका कम होना, घटना चालू हो जाता है। तो वो जो प्रवृत्ति होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है, आप केमिस्ट्री में पढ़े कि किसी खास पोजीशन से डिस्प्लेस करने पे अगर उसमें पुनः उस स्थान पर आने की प्रवृत्ति हो तो वह कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और उस पोजीशन से डिस्प्लेस होने के बाद पुनः उस पर आने की प्रवृत्ति ना हो तो वो कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कहलाएगा अनस्टेबल।